नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। हमने प्रधानमंत्री से की बिजली के 44 प्रोजेक्ट शुरू करने की पैरवी। अंकिता के हत्यारोपी के पिता पर कुकर्म के प्रयास का केस। चार धाम, हर 30 किलोमीटर में बनेगा ई चार्जिंग स्टेशन। ओएस डीएलएड को भर्ती में शामिल करने पर रोक। पावर प्रोजेक्ट बने तो 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड की तीनों हवाई पट्टियों का विस्तार जरूरी। हाईकोर्ट प्रवक्ताओं से रिकवरी के आदेश पर रोक। नगर निगम देहरादून, शहर में नहीं जलने अलाउ, रैन बसेरों में राहत नहीं। उत्तराखंड आयुष वेलनेस हब के रूप में विकसित होगा। राशन की दुकानों में भी मिलेगा मड़वा। परिवहन कारोबारी फिटनेस सेंटर बढ़ाने पर अड़े। अंकिता के हत्या आरोपी पर कोर्ट में कल दाखिल होगी चार्जशीट। शिक्षकों का दून में बेमियादी धरना शुरू। नई शिक्षा नीति असल इतिहास से रूबरू कराएगी। देहरादून, अब डाक के आपके घर डाक लेने भी आएगा। रायपुर स्पोर्ट कॉलेज 64 मेडल के साथ बना ओवरऑल चैंपियन। भर्ती घपले में छूटे आरोपियों को जेल भेजने के प्रयास में जुटी एसटीएफ। मेडिकल कॉलेजों को 339 डॉक्टर मिलने का रास्ता साफ। पिथौरागढ़, तवांग में तनाव के बाद चीन सीमा पर कड़ी चौकसी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की लंबित 44 जल विद्युत परियोजना शुरू कराने के लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने उत्तराखंड के विभिन्न लंबित मुद्दों पर चर्चा के साथ प्रधानमंत्री को लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम में आने का न्योता भी दिया। मुख्यमंत्री ने मंगलवार दोपहर संसद भवन में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। धामी ने उन्हें जल विद्युत परियोजना, भारत नेट वाइब्रेंट विलेज, हिम प्रहरी योजना समेत लंबित मुद्दों की जानकारी देते हुए जल्द समाधान का आग्रह किया। संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में जल विद्युत क्षेत्र में अपार संभावनाएं। उन्होंने बताया कि जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर कहीं सुप्रीम कोर्ट की वजह से तो मंत्रालय में आपसी समन्वय न होने से निपटारा नहीं हो सका। बकौल धामी, मैंने पीएम से आग्रह किया है कि ये परियोजना शुरू की जाए। इस बाबत पीएमओ स्तर से सलाहकार समिति की बैठक बुलाने का भी आग्रह किया है। सीएम ने कहा कि इन 44 परियोजनाओं में सहमति बनती है तो उत्तराखंड ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगा, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पीएम से उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों के 600 गाँवों को भारत नेट के दूसरे फेज का लाभ दिलाने का भी आग्रह किया। बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड की शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना हर्जाना देने के आदेश पर भी रोक लग गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगामी 30 जनवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीएड टीईटी प्रशिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी। उनका कहना था कि विभागीय नियमावली में बेसिक शिक्षक बनने के लिए 2 वर्षीय नियमित डीएलएड कोर्स की अनिवार्यता है। जब भी एनआईओएस डीएलएड दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से किया गया, उसकी अवधि महज 18 महीने थी। जस्टिस बीआर गवई और विक्रम नाथ की पीठ ने मामले को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। शिक्षा विभाग बेसिक शिक्षकों को 2600 से ज्यादा पदों पर भर्ती कर रहा है, जिनमें से 1800 भर्तियां हो चुकी हैं, वो 1800 होनी है। सरकार ने इसमें एनआईओएस डीएलएड को अमान्य माना था। इस संबंध में हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए एनआईएस डीएलएड को भर्ती में शामिल करने को कहा था। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता पूर्व दर्जाधारी मंत्री विनोद आर्य पर उसके ही ड्राइवर ने कुकर्म के प्रयास का आरोप लगाया। एसएसपी अजय सिंह की फटकार के बाद ज्वालापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रभावित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एसएसपी को दी गई शिकायत में छुटमुलपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर निवासी युवक ने बताया कि उसने वेबसाइट पर देखा था कि डॉक्टर विनोद आर्य को ड्राइवर की जरूरत है। युवक ने उसे संपर्क किया। उन्होंने युवक को 10,000 रुपये सैलरी पर ड्राइवर रख लिया। विनोद ने उसे आर्यनगर में अपने घर में रहने के लिए कमरा दिया। ड्राइवर का आरोप है विनोद आर्य रात में उसे अपने पास बुलाता था और अपने शरीर की मालिश मजाज करने पर पैर दबाने के लिए कहता था। वही अश्लील हरकतें भी करता था। आरोप है कि 20 नवंबर की रात करीब 10:30 बजे विनोद ने उसे बुलाया व मसाज के दौरान उसके साथ कुकर्म करने का प्रयास किया। इसके बाद वो डरकर अपने घर छुटमुलपुर चला गया। इसके बाद विनोद ने उसे फोन पर धमकी मिल रही थी। उत्तराखंड में 4 धाम पर इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए सफर आसान और प्रदूषण मुक्त होने वाला। सरकार यात्रा मार्ग पर ई चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार की हर 30 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना। सरकार ने इस संबंध में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के लिए प्रस्ताव तैयार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ समय पहले उत्तराखंड में टूरिज्म को पर्यावरण फ्रेंडली बनाने पर केंद्र सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा था। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने प्रस्ताव भेजने की पुष्टि की। ई चार्जिंग स्टेशन बनने से उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत हो सकती है। वर्तमान में कार और बसों की बैटरी की तय क्षमता है। तय किलोमीटर की
दूरी पूरी करने के बाद उन्हें चार्ज करना होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन न होने की वजह से लंबी यात्रा सफर करने से हिचकते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राज्य के विभिन्न स्तरों पर अटके हुए पावर प्रोजेक्टों का काम शुरू करने की उम्मीद जगी है। 44 पावर प्रोजेक्टों से 4800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। 1 लाख के करीब युवाओं को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड का पावर स्टेशन राजस्व 16,000 करोड़ से अधिक बढ़ जाएगा। उत्तराखंड में कुल 70 पावर प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से 21 प्रोजेक्टों से बिजली का उत्पादन हो रहा है। वर्तमान में 2732 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। 5 पावर प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, जिससे 2055 मेगावाट बिजली पैदा होगी। से 44 पावर प्रोजेक्ट विभिन्न स्तरों में फंसे। 1 मेगावाट के प्रोजेक्ट पर 8 से 10 करोड़ का निवेश होता है। ऐसे में 4800 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट से बिजली पैदा होती है, जो अरबों का निवेश राज्य में पावर सेक्टर में होगा। 1 मेगावाट प्रोजेक्ट से साल भर में 50 लाख यूनिट बिजली पैदा होती है, जिससे 2.5 करोड़ का राजस्व मिलता है। ऐसे में ये 44 करोड़ का राजस्व जिससे ये 44 प्रोजेक्ट राज्य की आर्थिकी बढ़ाने की दिशा में बेहद अहम साबित हो सकते हैं। इन 44 प्रोजेक्टों में 20 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्हें लेकर किसी भी प्रकार का कहीं कोई विवाद नहीं है। इसके बाद भी इन पर कार्य शुरू किए जाने की मंजूरी नहीं मिल पा रही। सीएम पुष्कर धामी सिंह ने नए प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान गौचा, चिन्याली सैण और नैनीसैनी हवाई पट्टियों के विस्तारीकरण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने प्रस्तावित टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सामरिक महत्व बताते हुए निर्माण कार्य शुरू करने का आग्रह किया। धामी ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की तरफ टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण सामरिक दृष्टि महत्वपूर्ण होगा। राज्य को रेल परियोजनाओं की लागत से 50% से अधिक की हिस्सेदारी वहन करने की शर्त पर छूट दिलाने का आग्रह किया। तर्क दिया कि जिन रेल परियोजनाओं का रेट ऑफ रिटर्न नेगेटिव है, उनकी भी स्वीकृति उत्तराखंड के लिए जरूरी है। पर्यटन और पर्वतीय क्षेत्रों की आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए नैनीसैनी, गौचर, चिन्याली सैण हवाई पट्टों का विस्तारीकरण आवश्यक है। जब से ये हवाई पट्टियां बने हैं, विस्तार न होने से तब से इनका समुचित प्रयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने जौलीग्रांट मंत्रिनगर एयरपोर्ट का भी विस्तारीकरण की मांग की है। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रवक्ताओं रिकवरी करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने सरकार के रिकवरी आदेश पर रोक लगाते हुए 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा। इस निर्णय से शिक्षा विभाग में कार्यरत करीब 1500 प्रवक्ता प्रभावित होंगे। प्रवक्ता द्वारिका प्रसाद आशीष भटनागर ने याचिका दायर कर कहा कि 2006 के प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हुई थी। सेवा के बाद सरकार ने उनकी सेवक वेतन नियमावली 2016 के तहत उन्हें चयन वेतन दिया है। याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार के शासनादेश में एक वेतन वृद्धि देने का उल्लेख नहीं है। इन शासनादेशों के आधार पर विभाग ने चयन वेतनमान पर ही दी गई एक वेतन वृद्धि को वसूलने के आदेश जारी कर दिए हैं। दिन में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन में तो चटक से धूप से राहत है, लेकिन शाम को होती सर्दी सहन करना मुश्किल हो रहा है। रात के समय कड़ाके की सर्दी चुभ रही है। शहर में जरूरतमंद लोगों के लिए नगर निगम के शेल्टर होम बने हुए हैं, ताकि सर्दी में ऐसे लोगों को छत मिल सके। लेकिन ज़्यादातर शेल्टर होम में रात गुजारने के इंतजाम नहीं है। रात गुजारने के लिए कहीं चारपाई तो कोई रजाई गद्दा नहीं है। कुछ में शौचालय की भी सुविधा नहीं है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी के मौसम में शहर के 35 स्थानों पर अलाव जलाए जाते हैं, लेकिन इस बार अभी तक लकड़ी की खरीद ही नहीं हो पाई। निगम ने हाल में इसके लिए टेंडर भी जारी किया, लेकिन टेंडर में किसी भी ठेकेदार ने प्रतिभाग नहीं किया। ऐसे में निगम अब सीधे वन निगम से खरीदने की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड को आयुष वेलनेस हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से आयुष वेलनेस सेंटरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही वहां सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। गोवा की राजधानी पणजी में 4 दिवसीय आयुर्वेद कांग्रेस व आरोग्य एक्सपो आयोजित हुआ, जिसमें आयुष सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य की जलवायु वेलनेस के लिए सबसे अनुकूल है। इसे देखते हुए सरकार आयुष के क्षेत्र से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में पंचकर्म और योग को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। सचिव आयुष ने इस दौरान सिरोधारा मशीन बनाने वाले फर्म आयुर्वेद इंजीनियरिंग के संस्थापक डॉक्टर विजय भट्ट नेरे से बातचीत की। उन्होंने आयुर्वेद अस्पतालों के बेहतर संचालन के लिए नए सॉफ्टवेयर को लेकर भी चर्चा की। आरोग्य एक्सपो के दौरान अपर सचिव डॉक्टर विजय कुमार जोग दंडे ने राज्य में सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। जब आयुष वेद विभाग के प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी और करीब 50 आयुर्वेद संस्थानों के विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया। परिवहन कारोबारियों के बहिष्कार के चलते परिवहन विभाग ने मंगलवार शाम को प्रस्तावित बैठक को रद्द कर दिया है। ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर को लेकर परिवहन कारोबारियों का कहना है कि उन्हें जांच से आपत्ति नहीं है। पूरे प्रदेश में महज 2 जिलों में ऐसे फिटनेस जांच सेंटर खोलने से उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हर जिले में वाहन संख्या के अनुसार 1 या 2
फिटनेस सेंटर खोले जाएं। दूसरी तरफ परिवहन कार्यभार के बहिष्कार के चलते परिवहन विभाग ने मंगलवार शाम को प्रस्तावित बैठक को रद्द कर दिया। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि परिवहन कार्यभारियों के बहिष्कार के कारण बैठक को रद्द किया जा रहा है। परिवहन विभाग, फिटनेस सेंटर और परिवहन कार्यभारियों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए वार्ता कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन परिवहन कार्यभारियों ने अपना स्टैंड साफ कर रखा है। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार, देहरादून महानगर सिटी बस महासंघ अध्यक्ष विजय वर्धमान, डंडरियाल ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आदेश सैनी सम्राट ने कहा कि जब तक हर जिले में फिटनेस सेंटर नहीं बनाए जाएंगे तब तक परिवहन कारोबारी किसी बैठक में शामिल नहीं होंगे। डंडरियाल ने कहा कि केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार 1 जून 2024 से पहले हर जिले में वाहनों की संख्या के हिसाब से 1 या 2 फिटनेस सेंटर स्थापित किए जाएं। लघु उद्योग भारती उत्तराखंड को विस्तार उत्पाद उत्तरदायित्व ईपीआर पर केंद्र सरकार से छूट की उम्मीद है। इस मामले में एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मिला। संगठन का दावा कि यहाँ सीपीसीबी से हुई बैठक में पैकेजिंग के रूप में प्लास्टिक या पॉलीथीन का प्रयोग करने वाली इकाइयों को भविष्य में ईपीआर से मुक्त करने का निर्णय लिया है। लघु उद्योग भारती उत्तराखंड के प्रदेश प्रचार प्रमुख रोहित भाटिया ने बताया कि मंगलवार को लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड की समस्याएं बताई। उस पर मंत्री ने सीपीसीबी के उच्च अधिकारियों को बुलाया और ईपीआर से संबंधित जटिलता पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। उन्होंने दावा किया कि सीपीसीबी के अधिकारियों ने समस्याओं पर सकारात्मक रुख दिखाया। केंद्रीय मंत्री से चर्चा में इस विषय पर अलग से नोटिफिकेशन जारी करने की बात सामने आई है, जिसके बाद पैकेजिंग के रूप में जो इकाइयां प्लास्टिक या पॉलीथीन का प्रयोग कर रही हैं उन्हें ईपीआर रजिस्ट्रेशन से मुक्त रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन के बाद सिर्फ उत्पादक ही इसका हिस्सा बनेंगे। इस पर प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद, राष्ट्रीय सचिव नरेश पारिक, अध्यक्ष दिल्ली वीरेंद्र नागपाल, संयुक्त सचिव दिल्ली मुकेश अग्रवाल आदि शामिल थे। अंकिता हत्याकांड के मुकदमे की पैरवी के लिए विशेष अधिवक्ता नियुक्त होगा। पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर न्याय विभाग को पत्र भेजा है, जिसमें आरोपियों को सजा दिलाने में तेजी से काम हो सकेगा। अंकिता की हत्या के मामले में सरकार ने एसआईटी बनाई है, जिसके फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की ओर से जांच रिपोर्ट मिली है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मेरुगेशन ने बताया कि एसआईटी ने चार्जशीट पूरी तरह तैयार कर ली है। 15 दिसंबर को इसे दाखिल कर दिया जाएगा। मुकदमे में ट्रायल के लिए एक विशेष अधिवक्ता नियुक्त करने की मांग न्याय विभाग से की गई है। यह अधिवक्ता सिर्फ इसी केस की पैरवी करेगा। न्याय विभाग से जल्द फैसला संभव है। बता दें कि केश्वर के मनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की चिला नहर में हत्या हुई थी। इस मामले में रिपोर्ट आरोपी रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या, उनके 2 साथी जेल में हैं। तीनों को 23 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इससे पूर्व अंकिता की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। बाद में पूछताछ में हत्या का खुलासा हुआ। आरोपियों की शनाख्त कर चिला नहर से अंकिता भंडारी का शव निकाला गया। इस केस में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य भाजपा के पूर्व नेता विनोद आर्य का बेटा है। देहरादून तदर्थ नियुक्ति को लेकर अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा निर्देशालय पर बेमियादी आंदोलन शुरू कर दिया है। अतिथि शिक्षक संघ ने साफ ऐलान किया है कि जब तक मांग नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। या तो तदर्थ नियुक्ति का आदेश देकर की जाए या यहीं से कार्य मुक्त हो जाएंगे। अपराहन अतिथि शिक्षकों के निर्देशक आर.के. कुंवर, ए.डी. रामकृष्ण उनियाल से एक दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। मंगलवार सुबह 11 बजे उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर से आए अतिथि शिक्षक दून में ननूर खेड़ा स्थित शिक्षा निर्देशालय में धरने पर बैठ गए। यहाँ कुछ महिला अतिथि शिक्षक अपने साथ अपने छोटे बच्चों को भी लाई। अतिथि शिक्षकों ने सरकार और शिक्षा विभाग पर इनकी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए नारेबाजी के साथ प्रदर्शन भी किया। प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि पिछले साल से अतिथि शिक्षक दूर दराज दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। 5 साल की सेवा के बाद कर्मचारी तदर्थ की श्रेणी में आ जाता है, लेकिन राज्य सरकार अतिथि शिक्षकों के हित में कुछ नहीं सोच रही। अतिथि शिक्षक ओवरेज होते जा रहे हैं, इसके लिए भविष्य के दरवाजे भी बंद हैं। भट्ट ने कहा कि यदि सरकार कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तो व्यक्तिगत रूप से वो तो सेवा ही छोड़ देंगे। कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया था कि अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली नहीं माना जाएगा, उन्हें गृह जनपद में नियुक्ति दी जाएगी। इस पर भी अमल नहीं किया गया। दोपहर निर्देशक ईडी के साथ वार्ता में भट्ट ने कहा कि कुछ समय पूर्व सीएम ने अतिथि शिक्षकों के विषय में प्रस्ताव मांगा था। कुंवर ने कहा कि इस बाबत दिए निर्देशों को देखा जाएगा। भट्ट ने कहा कि अतिथि शिक्षकों ने तय किया कि या तो तदर्थ नियुक्ति मिले, अन्यथा वो यहीं से सेवा मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आंदोलन वापस नहीं होगा। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष संजय नौटियाल, मीडिया प्रभारी अजय भारद्वाज, उषा राकीब सिलवाल, पूनम सीमा नकोटी, सत्येंद्र रावत, राकेश लाल, प्रवीण समेत कई अतिथि शिक्षक मौजूद रहे। पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का महत्व, भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में मंगलवार को सम्मेलन हुआ। मुख्य अतिथि भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री शंकरानंद बी.आर. ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षण प्रणाली में मील का पत्थर साबित होगी। नई शिक्षा नीति से नई पीढ़ी भारत के वास्तविक इतिहास और महान संस्कृति रूबरू हो सकेगी। मांडवाला स्थित
यूनिवर्सिटी परिसर में आधुनिक शिक्षा पद्धति में प्राचीन शिक्षा पद्धति के सम्मिश्रण में सजाई हुई इसे आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी बताया गया। पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कहा कि सभ्यता चाहे कितनी बड़ी हो, संस्कृति रक्षा के बिना वो मिट जाती है। इसलिए हमें अपने पुरातन संस्कृति को भारतीय ज्ञान परंपरा से आगे बढ़ाना होगा। हिस्को के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि दुनिया में हमारी पकड़ तभी बनेगी जब हमारी शिक्षा प्रणाली मजबूत होगी। प्राचीन और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के सम्मिश्रण से बनी नई नीति का अनुसरण बहुत अच्छा प्रयास है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के निदेशक डॉक्टर जेपी पांडे ऑनलाइन इस सम्मेलन से जुड़े। उन्होंने कहा कि शोध संस्थान ज्ञान परंपरा के अनुसार होने चाहिए। कुलपति प्रोफेसर प्रीति कोठियाल ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रतिभागियों को भारतीय ज्ञान प्रणाली को संरक्षित और प्रसारित करने में सक्षम बनाना है। इस दौरान उप कुलाधिपति अनिल अमन बंसल, उप कुलपति प्रोफेसर आर के त्रिपाठी, चीफ ऑडिटर डॉक्टर संदीप विजय, मुख्य सलाहकार डॉक्टर ए के जायसवाल, डीन देहरादून नीट यूजी स्टेट काउंसिलिंग के तहत मापअप राउंड में 100 सीटें आवंटित की गई है। एमबीबीएस की 87 और बीडीएस की 13 सीटें। अभ्यर्थियों को 18 दिसंबर तक दाखिल लेना होगा। इसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड आयोजित किया जाएगा। एचएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विजय जुयाल ने बताया कि मापअप राउंड में 370 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। एमबीबीएस के सरकारी कॉलेजों में 11 और निजी मेडिकल कॉलेज में 76 सीटें आवंटित की गई है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 5, दून में 3, अल्मोड़ा में 2 और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 1 सीट आवंटित हुई है। गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय में 39, SGRR मेडिकल कॉलेज में 23, HIST में 14 सीट आवंटित की गई है। बीडीएस की 13 सीटें आवंटित हैं। मापअप राउंड में सरकारी मेडिकल कॉलेज में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को 577 अंक पर सीट मिली है। एसएससी में 407, एसटी में 399 और अन्य पिछड़ा वर्ग को 566 अंक पर सीट मिली है। HIST में सामान्य को 340, SGR में 203 अंक पर सीट मिली है। 19 से स्टे वैकेंसी राउंड की शुरुआत होगी। स्पोर्ट फॉर ऑल चैंपियनशिप में महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज 64 पदक जीत और ओवरऑल चैंपियन बना, जबकि केंद्रीय विद्यालय IIP के स्वप्निल ध्यानी गोल्डन बॉय और समर वैली स्कूल की अदिति भारद्वाज गोल्डन गर्ल चुनी गई। दून में विभिन्न जगहों पर हुई स्पर्धा मंगलवार को संपन्न होगी। महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज ने 34 स्वर्ण, 21 रजत और 9 कांस्य जीते। इस प्रतियोगिता के तहत 13 खेलों में 418 स्कूलों ने हिस्सा लिया। संस्था CMO समीरा खान ने विजेता टीमों को बधाई देकर कहा कि इस प्रकार के आयोजकों से छात्रों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। पंतजलि गुरुकुलम 25 स्वर्ण, 28 रजत और 13 कांस्य के साथ उपविजेता रही। शिवालिक एकेडमी ने 19 स्वर्ण, 15 रजत और 14 कांस्य जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। महाराणा स्पोर्ट कॉलेज के मुख्य कोच तरुण नेगी ने विजेताओं को पुरस्कार बांटे। अंतिम दिन स्पोर्ट कॉलेज ने अंडर 18 बालक वर्ग के फुटबॉल में डून हेरिटेज स्कूल को फाइनल में 4-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। स्नातक स्तरीय भर्ती घोटाले में जेल से जमानत में छूटे 19 आरोपियों को वापस जेल भिजवाया जाएगा। एसटीएफ ने जेल से छूटकर आए आरोपियों को जमानत खारिज कराने के लिए हाईकोर्ट से अपील की फाइल भेज दी है। शासन से तय विशेष अधिवक्ता इस मामले एसटीएफ की तरफ से पैरवी करेंगे। एसटीएफ उत्तराखंड में 4 फर्जी भर्ती घपलों की जांच कर रही है, जिनमें संयुक्त स्नातक स्तरीय वन दरोगा, BPBDO सचिवालय रक्षक की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। इन घपलों से एसटीएफ अब तक 54 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, लेकिन जेल गई आरोपियों में से 19 जमानत पर छूट आए हैं। कई आरोपी ऐसे हैं जिनके नाम से 1 से अधिक मुकदमों में नाम शामिल है। उन्हें कुछ मामलों में जमानत मिली है, सभी मामलों में जमानत नहीं मिलने के चलते बाहर नहीं आ सके। कुछ समय पहले ही भर्ती घपलों में जमानत का सिलसिला शुरू हुआ तो एसटीएफ पर सवाल उठने लगे। इसके बाद आरोपी की जमानत के खिलाफ शासन से हाईकोर्ट में अपील की अनुमति मांगी गई। हाल में शासन ने वकील फाइनल कर दिया। एसटीएफ शुरुआत में उन 19 आरोपियों की फाइलें भेज दी हैं जो जमानत छूटकर जेल से बाहर आ गए हैं। पिथौरागढ़ और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन के बीच तनाव के बाद उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले की चीन से लगी सीमा पर सुरक्षा बल ने चौकसी और कड़ी कर दिया। -15 से 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान में ITBP और सेना ने गश्त तेज की है। चीन से लगी सीमा की कई अग्रिम चौकियों से जवान पूर्व के वर्षों में हर साल जाड़ों में निचले स्तर क्षेत्र में उतर आते थे। सूत्रों ने अनुसार तनाव के बाद नाभी डांग से लिपुलेख तक 8 किलोमीटर के क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर ITBP के साथ सेना ने भी गश्त बढ़ा दी है। कई अग्रिम चौकियों में इस बार पूरे शीतकाल में सेना के जवान बने रह सकते हैं। बर्फबारी भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। 16-17 हज़ार फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख से लेकर दारमात तक के क्षेत्रों में 68 दिनों में 5 से अधिक बार बर्फबारी हो चुकी है। पिथौरागढ़ से लगी चीन सीमा पर ITBP सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। वर्ष 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीनी सेना के जवानों के बीच तीखी झड़प के बाद से इस सीमा पर सेना ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। तब से यहाँ पूरी सीमा की सुरक्षा के लिए सेना के जवान अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं।